नमस्कार। कक्षा 11 में अध्याय 11 पौधों में परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि क्या पढ़ना है इस अध्याय में। तो अध्याय का नाम है पौधों में परिवहन, यानी हमें किसी चीज़ के परिवहन के बारे में पढ़ना है। अब वो क्या है जिसके परिवहन के बारे में हमें पढ़ना है, वो है पौधों के लिए आवश्यक खनिज तत्व, गैस, जल, इन सभी का परिवहन। यानी इस अध्याय में हमें ये पढ़ना है कि किस प्रकार से जल पौधों में ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, किस प्रकार से खनिज तत्व जो पत्ती में बनता है वो कैसे नीचे जड़ों तक आ जाता है, किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों और वातावरण के बीच। यानी हमें इस अध्याय में पढ़ना है कि जल, गैस, खनिज तत्वों का परिवहन किस प्रकार से पौधों में होता है। एक पौधा जिसकी ऊंचाई अगर आप देखें तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पौधे पाए जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी पौधे जो 200-200 फीट ऊपर तक होते हैं। आखिर क्या ऐसा सिस्टम होता है उन पौधों में कि मृदा से जल उतने ऊंचे तक पहुंच जाते हैं। देखिए, पौधों का जो जल का स्रोत है वो है मृदा, यानी वो मृदा से ही जल को अवशोषित करते हैं। तो क्या है ऐसा उन पौधों में कि 200-200 फीट ऊपर तक जल पहुंच जाता है। हमारे यहाँ तो, या आपके यहाँ, सबकी क्या, अगर जल को ऊपर पहुँचाना है टंकी में तो मोटर लगे होते हैं, टुल्लू पंप लगा होता है। लेकिन उन पौधों में ऐसा क्या होता है? उन पौधों में से तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आखिर क्या है वो जिसकी वजह से जल इतने ऊपर तक खिंच जाते हैं, इसी के बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। यानी पौधों में परिवहन में हम पौधों में जल, खनिज तत्व और गैसों का परिवहन पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा आपका जल, गैस व पोषक पदार्थों का अवशोषण। ठीक है, पौधों में किस प्रकार से जल, गैस और पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। तो अगर हम बात करें जल की, तो जल सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधा हो। बात करें हम पौधों की कोशिकाओं के बारे में, तो अगर पौधों की कोशिकाओं को स्फीत दशा में रहना है तो उसके लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। हालांकि सभी की कोशिकाओं के स्फीत दशा के लिए जल आवश्यक होता है। यहाँ पर हम पौधों के बारे में बात करें इसलिए हम पौधा के बारे में ही बोलेंगे। अगर हम देखें कोई भी पौधा है, उसकी कोशिका है, उसकी कोशिका को स्फीत दशा में बना रहने के लिए, अब ये स्फीत दशा क्या होती है, ध्यान रखेंगे। स्फीत दशा का मतलब होता है पौधे की सामान्य दशा, यानी जब उसमें जल पर्याप्त मात्रा में हो। कोशिका में जब जल पर्याप्त मात्रा में होता है तो उसी को कहते हैं कोशिका की स्फीत दशा। तो जब पौधों की कोशिका में जल पर्याप्त मात्रा में होगा तो वो स्फीत दशा में बने रहेंगे और सुचारू रूप से अपना काम करेंगे। ठीक है, तो पौधों की जो कोशिकाएं हैं उनकी स्फीत दशा को बनाए रखने के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। स्फीत दशा का मतलब होता है कोशिका में जल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। जब जल पर्याप्त मात्रा में होती हैं तो कोशिकाएं अपने सामान्य आकार में होती हैं। स्फीत दशा का मतलब होता है टर्जिड फेज। अगर कोशिका में से जल निकल जाए तो इस दशा को हम कहते हैं स्लथ। इसमें कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि जल सारा इसमें से निकल गया, H2O सारे निकल गए तो कोशिका सिकुड़ जाती है। इस दशा को हम कहते हैं स्लथ दशा। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैसिड फेज। समझ में आया? यानी पौधों की कोशिकाओं को स्फीत दशा में बनाए रखने के लिए जल अत्यंत ही आवश्यक होता है। स्फीत दशा समझ में आया कि क्या होता है? स्फीत दशा का मतलब जब कोशिका में सामान्य या पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित हो। अगर कोशिका में से जल निकल जाता है तब इसे हम कहते हैं स्लथ दशा, यानी जब कोशिका सिकुड़ जाती है। ऐसा आप देख सकते हैं किसमिस में। आप अंगूर के देख लीजिए, अंगूर की जो कोशिका है उसमें जल पर्याप्त मात्रा में है तो वो क्या होता है, अंगूर फूला हुआ होता है। उसी अंगूर से जब जल निकल जाता है तब वो किस में बदल जाता है, सिकुड़ कर किस में बदल जाता है, किशमिश में।
यानी अंगूर कैसी दशा है? स्फीति दशा है। किशमिश कैसी दशा है? स्लथ दशा है। समझ में आया? बस बात हमारा ये है समझाने का कि पौधों की जो समस्त कोशिकाएं हैं उनको स्फीत दशा में बनाए रखने के लिए जल अत्यंत ही आवश्यक होता है। ठीक, ये लाइन आप याद करेंगे कि पौधों की कोशिकाओं को स्फीत दशा में बने रहने के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। अब बात करें कि पौधों की कोशिकाओं के जीवद्रव्य में कितना प्रतिशत जल होता है। पौधे की कोशिका के जीवद्रव्य में कितना जल होता है? तो इसका आंसर होगा 90% लगभग। ठीक है, पूछे कोई कि पादप कोशिका में कितना प्रतिशत जल होता है, तो लगभग 90%। अब इसमें भी आपको एक चीज़ और बता दें, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पादप कोशिका में सबसे ज़्यादा स्थान कौन घेरता है। तो पादप कोशिका में सबसे ज़्यादा जो स्थान घेरता है वो घेरता है रिक्तिका। हालांकि इसके बारे में मैंने बताया था कोशिका वाले चैप्टर में। जो रिक्तिका होती है यानी वैक्यूल, रिक्तिका पादप कोशिका का सबसे अधिक स्थान 90% स्थान घेरती है और रिक्तिका के अंदर ही क्या होता है? जल भरा होता है। 90% भाग जल भरा होता है। ठीक, यानी पौधों की कोशिका के जीवद्रव्य में लगभग 90% जल पाया जाता है। अब ये पौधे जल का अवशोषण कहाँ से करते हैं? तो समस्त स्थलीय पौधे जल का अवशोषण बताइए कहाँ से करते हैं? अभी बताया था मृदा से करते हैं। अब मृदा क्या है? मृदा मतलब मिट्टी। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल। ठीक है, याद कर लीजिए। इतना बात आपने जाना। अभी हम गैस पोषक पदार्थ के बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले हम जल के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों में जल का अवशोषण कैसे होता है। जल का इंपॉर्टेंस क्या है पौधों में? तो पौधे की पादप कोशिका की स्फीत दशा को बनाए रखने के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। पादप कोशिका के जीवद्रव्य में लगभग 90% जल होता है। सभी स्तरीय पौधे जल का अवशोषण मृदा से करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मृदा में उपस्थित जल के बारे में, मृदा जल के बारे में। ठीक, अभी सब चीज़ें लिखवा देंगे, अभी आपको सिर्फ समझना है। आपने अभी 2 पॉइंट समझा मेन, कि जो पौधों की कोशिका है उनकी स्फीत दशा को बनाए रखने के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा आपने पढ़ा कि पौधे की कोशिका के जीवद्रव्य में लगभग 90% भाग जल होता है। फिर तीसरा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि सभी स्थलीय पौधे जल का अवशोषण मृदा से करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मृदा जल के बारे में, यानी सॉइल वाटर। अगर आप किसी सामान्य मृदा को देखें तो उसमें लगभग 25% भाग जल होता है। अब ये जो मृदा में जल आता है वो कहाँ से आता है, ये भी क्वेश्चन है। तो मृदा जल का प्रमुख स्रोत होता है वर्षा, यानी मृदा जल का प्रमुख स्रोत क्या है? याद करिए, मृदा जल का प्रमुख स्रोत वर्षा जल है। ठीक है, मान लें कोई सतह है, यहाँ पर मृदा के कण हैं। ठीक है, ये पूरा मृदा है। ठीक है, तो ये मृदा है। मृदा में जो जल का स्रोत है वो क्या है? वर्षा है। जब बादलों से वर्षा होती है, जब बादलों से वर्षा होती है तो इसी वर्षा जल का अवशोषण मृदा करते हैं। लेकिन अब इसमें भी कुछ पॉइंट है जो आपको याद करना है। ठीक है, ये वर्षा जल है, वर्षा जल। पहले तो याद करेंगे कि सामान्य मृदा में जल की मात्रा कितनी होती है? 25%। सामान्य मृदा में जल की मात्रा 25% होती है।
ठीक। अब दूसरा पॉइंट याद करेंगे कि मृदा जल का प्रमुख स्रोत क्या है, वर्षा जल। लेकिन वर्षा होने के दौरान, जब वर्षा होती है उस दौरान, चूँकि आपने देखा होगा कोई भी सतह एक प्लेन नहीं होता, यानी मृदा में जरूर कहीं ना कहीं ढलान होता है। तो कुछ जल ढलान के कारण बह जाता है, ढलान के कारण बह जाता है। वर्षा जल का कुछ भाग ढलान के कारण बह जाता है। इस प्रकार के जल को हम अपवाहित जल कहते हैं। याद करेंगे, अपवाहित जल। ठीक है, वर्षा जल था, वर्षा जल में वर्षा जल की कुछ मात्रा ढलान के कारण बह जाता है, और बह के कहाँ चला जाता है, नदियों में, नदी से फिर समुद्र में। ये वर्षा नहीं, जल चक्र कहलाता है, वाटर साइकिल। होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो समुद्र का जल है, नदियों का जल है, झीलों का जल है, ये सूर्य के प्रकाश में वाष्प बनकर उड़ते रहते हैं। वाष्प बन के ऊपर जाते हैं, बादल का निर्माण करते हैं, बादल फिर मैदानी क्षेत्र में वर्षा करती हैं। वर्षा होती है तो यही वर्षा जल बहकर फिर उन नदियों में जाता है, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाता है, फिर वही वाष्प बनकर बादल बनता है। तो इसी को हम कहते हैं जल चक्र, यानी वाटर साइकिल। लगातार होता रहता है ये चक्र। यहाँ पर वर्षा जल, जब वर्षा होती है तो वर्षा जल की कुछ मात्रा ढलान के कारण बह जाती है। इस जल को हम अपवाहित जल कहते हैं, यानी इसे हम रन अवे वाटर कहते हैं। अब जो जल ढलान के कारण बह गया, इसका प्रयोग पौधे नहीं करते। ठीक है, पौधों के लिए अप्राप्य का मतलब अनअवेलेबल, अनअवेलेबल, यानी पौधे इस जल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के दौरान ढलान के कारण कुछ जल बह जाता है, उसे हम अपवाहित जल कहते हैं। ये जल पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता, यानी पौधे इस जल का उपयोग नहीं करते हैं। याद करेंगे मृदा जल का प्रमुख स्रोत क्या है, वर्षा जल। वर्षा के दौरान ढलान के कारण कुछ जल बह जाता है, जिसे हम अपवाहित जल कहते हैं। यह जल पौधों के लिए अप्राप्य है, यानी इसका प्रयोग पौधे नहीं करते हैं। अब आपको पता है कि अगर हम मान लें ये सेंटर मान लें, अर्थ का केंद्र, तो आपको पता है केंद्र की तरफ क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो कुछ जल, वर्षा जल की कुछ मात्रा गुरुत्वाकर्षण के कारण कहाँ चली जाती है, नीचे भौम जल स्तर में। कुछ जल भौम जल स्तर में चली जाती है। मान लेते हैं कि ये पूरा क्षेत्र क्या है, भौम जल स्तर, जहाँ से हम लोग पाइप गाड़कर पानी निकालते हैं नल के द्वारा, वो क्या कहलाता है, भौम जल स्तर। तो इतना नीचे होता है, आपने देखा होगा 60 फीट, 90 फीट, 100 फीट नीचे होता है। तो इतना नीचे जल पहुंच जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। इस जल का भी प्रयोग पौधे नहीं कर पाते, क्योंकि पौधे तो यहाँ पे होंगे ना, पौधे तो यहाँ पे होंगे। अब इतना लंबा जल थोड़े बना पाएंगे, समझिएगा। कुछ वर्षा जल की कुछ मात्रा गुरुत्वाकर्षण के कारण भौम जलस्तर में चली जाती है। चूँकि पौधों की जड़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए यह जल भी पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता। इस जल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय जल, यानी ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर याद करिए। अभी जो वर्षा जल था उसमें से कुछ जल अपवाहित हो गया, उसे हम अपवाहित जल कहते हैं। ये भी पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। कुछ जल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चले गए, उसे हम गुरुत्वीय जल कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। यह भी पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। अब समस्त वर्षा जल के में से जो अपवाहित जल निकल गया, गुरुत्वीय जल निकल गया, इनके बाद जो जल की मात्रा इस मृदा में बचती है
उसे उस मृदा की क्षेत्रीय जलधारिता कहते हैं। याद करेंगे, वर्षा जल में से अपवाहित जल व गुरुत्वीय जल के बाद जो जल की मात्रा मृदा में शेष रह जाता है उसे उस मृदा की क्षेत्रीय जलधारिता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। ठीक है, याद करिए। अभी आपने पढ़ा कि मृदा से ही पौधे जल का अवशोषण करते हैं। अब हमें मृदा जल के बारे में पढ़ना है कि मृदा जल में कौन कौन से प्रकार के मृदा जल पाए जाते हैं। मृदा जल का प्रमुख स्रोत क्या होता है? वर्षा जल। मैंने आपको बताया कि जो भी वर्षा होती है उसमें से कुछ जल ढलान के कारण बह जाता है, उस जल को हम अपवाहित जल कहते हैं, उसका प्रयोग पौधे नहीं करते। अब कुछ जल, वर्षा जल की कुछ मात्रा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चली जाती है, बहुत नीचे चली जाती है, इसका प्रयोग भी पौधे नहीं कर पाते, इसे हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। अब जो बचा जल यानी अपवाहित जल और गुरुत्वीय जल के बाद जो जल की मात्रा उस मृदा में शेष बचता है उसे उस मृदा की क्षेत्रीय जलधारिता कहते हैं। याद करिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी हर मृदा की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, वो कितना जल को रोक सके। तो अपवाहित जल और गुरुत्वीय जल के बाद जो जल शेष बचता है उसे उस मृदा का क्षेत्रीय जलधारिता कहते हैं। याद करिए, वर्षा जल के दौरान अपवाहित जल व गुरुत्वीय जल के बाद जो जल की मात्रा उस मृदा में शेष रह जाती है उसे उस मृदा की क्षेत्रीय जलधारिता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। याद हो गया? अब हम पढ़ेंगे, अब इस जो मृदा में, अब देखिए मृदा में भी कई प्रकार के जल हैं। ये तो हो गया वर्षा जल के बाद जो जल होता है। अब इस मृदा में कितने प्रकार का जल है इसका डिसीजन हम लेते हैं इससे क्षेत्रीय जलधारिता के अनुसार, यानी मृदा की क्षेत्रीय जलधारिता के अनुसार मृदा जल 3 प्रकार का होता है। आइए अभी सब चीज़ें लिखवा देते हैं, जो जो बोले आप याद करेंगे पहले। क्षेत्रीय जलधारिता के आधार पर मृदा जल मतलब इस मृदा में पाए जाने वाला जल, मृदा जल 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। अच्छा बताइए मृदा क्या होता है? मृदा क्या है? मिट्टी ही तो है, उसमें अलग अलग चीज़ें पाई जाएंगी, मृदा में खनिज वगैरह भी पाए जाएंगे। मृदा क्या है? कण है, कणों का समूह है, बहुत छोटे छोटे बहुत पतले पतले कणों का समूह क्या है? मृदा है। यानी मृदा कण का एक आकार होगा ना, मृदा कण का आकार होगा। मान लो ये कण है, ये कण है, ये कण है, ऐसे ऐसे खूब पास में सब कण होती हैं, ये मृदा कण है और यही क्या बनाती हैं? मृदा बनाती हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय जलधारिता के आधार पर मृदा जल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर। दूसरा आर्द्रता जल यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तीसरा क्रिस्टलीय जल यानी क्रिस्टलिन वाटर। ठीक है,
तीन प्रकार का जल होता है। केशिका जल क्या है? तो मैंने बताया ना कि मृदा क्या है? कणों का समूह। तो अगर हम मृदा कण को और जूम करके देखें तो ऐसे ऐसे मृदा कण आपस में पास पास में पाए जाते होंगे। अब मृदा कणों के बीच कहीं ना कहीं खाली स्थान पाया जाता है। ये तो हमने बहुत दूरी बना दिया आपको समझाने के लिए, इतना दूरी नहीं होता। अगर आप मृदा कणों को देखेंगे तो ऐसे ऐसे पास में जुड़े होते हैं। हो सकता है एक ऐसे हो, एक ऐसे हो, फिर एक ऐसे हो, एक बड़ा हो, एक छोटा हो, एक बड़ा हो, फिर एक छोटा हो, एक बड़ा हो, एक छोटा हो। तो यहाँ पर देखिए बीच में खाली स्थान पाया जा रहा है। अगर आप देखें तो मृदा कण है ये, मृदा कणों के स्थान बीचों में देखिए खाली स्थान पाया जाता है ना। मृदा कण के बीच खाली स्थान पाया जाता है, रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, नलिकाएं होती हैं। इन्हीं नलिकाओं में जल पाया जाता है। जितना भी हम रेड से दिखा रहे हैं ना, ये मृदा कणों के बीच स्थान है। ये मृदा कण है जो ब्लैक से बनाया है। मृदा कणों के बीच में ये खाली जगह है, इन्हीं में जल पाया जाता है। तीन प्रकार के जल होते हैं, केशिका जल, आर्द्रता जल और क्रिस्टलीय जल। इन्हीं बीचों बीच पाया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, मृदा कणों के बीच मृदा कणों के बीच पाए जाने वाले छिद्रों रंध्रों व नलिकाओं में उपस्थित जल को केशिका जल कहते हैं। केशिका जल कहते हैं, याद रखेंगे। मृदा जल कितने प्रकार का होता है? तीन, केशिका जल, आर्द्रता जल, क्रिस्टलीय जल। पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि मृदा जल तीन होते हैं, केशिका जल, आर्द्रता जल और क्रिस्टलीय जल। केशिका जल मृदा कणों के बीच पाए जाने वाले छिद्रों, रंध्रों व नलिकाओं में जो जल होता है उसी को हम केशिका जल कहते हैं, और इसी जल का प्रयोग पौधे करते हैं। बस याद रखेंगे, सिर्फ एक ही प्रकार के जल का प्रयोग करते हैं पौधे, वो है केशिका जल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पौधे किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं। तो पौधे सिर्फ और सिर्फ केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप लिख दें कि पौधे केशिका जल का ही अवशोषण करते हैं। ठीक, ये हो गया केशिका जल। जो रेड से आपको बनाए हैं वो है केशिका जल। ठीक, अब देखिए आर्द्रता जल क्या होता है। तो आर्द्रता जल, ध्यान से समझिएगा, आर्द्रता जो जल है वो जल के रूप में नहीं होता, वाष्प के रूप में होता है। यानी जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में, अब इसको हम ग्रीन से दिखाएंगे, जल की कुछ मात्रा, ब्लू से दिखाते हैं, जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में मृदा कणों के चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया वाष्प के रूप में जल। जो नीले कलर से दिखा रहे हैं ना, ये जो ब्लैक से है वो है मृदा का कण, और जो ब्लू से दिखा रहे हैं यह है वाष्प के रूप में जल। तो ध्यान से समझिएगा, आर्द्रता जल क्या होता है? मृदा कणों के चारों ओर जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में पाई जाती है, इसी को हम कहते हैं आर्द्रता जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। याद हुआ कि जल की कुछ मात्रा मृदा कणों के चारों ओर वाष्प के रूप में पाया जाता है, इसे आर्द्रता जल कहते हैं, और इसका प्रयोग भी पौधे नहीं कर पाते, यानी यह भी पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। अब आता है क्रिस्टलीय जल। क्रिस्टलीय जल क्या होता है? तो मृदा कणों के चारों ओर कुछ जल ऐसे होते हैं, ये मृदा कण हैं। अब इनके बीच में कुछ ऐसे भी जल होते हैं, जल के अणु, जो उसमें उपस्थित, मैंने बताया ना मृदा में क्या है, मृदा में बहुत सारी चीज़ें, सिलिकॉन पाई जाएंगी, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं।
उसमें बहुत अधिक मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, साल्ट पाए जाते हैं। तो कुछ जल, मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, कुछ जल मृदा कणों में लवण के साथ पाए जाते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय जल कहते हैं। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कुछ जल मृदा में उपस्थित लवणों के साथ, लवणों यानी सॉल्ट्स के साथ संलयित होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट के साथ 5 जल का अणु, आयरन सल्फेट के साथ 7 जल के अणु, डाई सोडियम सल्फेट के साथ 10 जल के अणु। ये क्या है? सॉल्ट है। इन सॉल्ट के साथ जब जल के अणु उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के जल को हम क्रिस्टलीय जल यानी क्रिस्टलिन वाटर कहते हैं। इस प्रकार के जल का भी प्रयोग पौधे नहीं करते हैं, यानी इनका भी प्रयोग पौधे नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पौधे किस जल का अवशोषण करते हैं? केशिका जल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पौधे किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं, तो पौधे सिर्फ और सिर्फ केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर का प्रयोग करते हैं। याद हो गया? बस आपने समझा कि पौधों के लिए जल का आवश्यकता क्या है। तो पौधों की पादप कोशिकाओं की स्फीति दशा को बनाए रखने के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। फिर आपने पढ़ा कि पौधों की कोशिकाओं में कितने प्रतिशत जल होता है, तो पौधे की कोशिका में 90% जल होता है। फिर आपने पढ़ा कि पौधे जल का अवशोषण कहाँ से करते हैं, तो पौधे जल का अवशोषण मृदा से करते हैं। फिर आपने पढ़ा मृदा जल के बारे में। मृदा जल का मुख्य स्रोत वर्षा होता है। वर्षा का कुछ जल ढलान के कारण बह जाता है, जिसे अपवाहित जल कहते हैं, उसका भी प्रयोग पौधे नहीं करते हैं। कुछ जल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चला जाता है, इसका भी प्रयोग पौधे नहीं करते हैं। इस प्रकार के जल को गुरुत्वीय जल कहते हैं। अब अपवाहित जल और गुरुत्वीय जल के बाद जो जल मृदा में बचता है उसे हम उस मृदा की क्षेत्रीय जलधारिता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। अब इस मृदा के क्षेत्रीय जलधारिता के आधार पर उस मृदा जल को 3 प्रकार में बांटा गया है: केशिका जल, आर्द्रता जल और क्रिस्टलीय जल। केशिका जल यानी जब जल मृदा कणों के बीच उपस्थित छिद्रों, रंध्रों, नलिकाओं आदि में पाए जाते हैं, उस जल को हम केशिका जल कहते हैं। यानी जल के रूप में जब पाया जाता है तब उसे हम केशिका जल कहते हैं। और इसी जल का प्रयोग पौधे करते हैं। यानी पौधे किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं? केशिका जल। दूसरा आता है आर्द्रता जल यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जल के रूप में नहीं, वाष्प के रूप में। जब कण के चारों ओर जल वाष्प के रूप में पाया जाता है तो इस प्रकार के जल को हम आर्द्रता जल कहते हैं। इस प्रकार के जल का भी प्रयोग पौधे नहीं करते हैं। क्रिस्टलीय जल यानी जब मृदा कणों के बीच जल लवणों यानी सॉल्ट के साथ संलयित होते हैं, यानी जैसे कॉपर सल्फेट के साथ 5 जल का अणु बंधा हुआ है, आयरन सल्फेट के साथ 7 जल का अणु बंधा हुआ है, इसका प्रयोग पौधे नहीं कर सकते। डाई सोडियम सल्फेट के साथ 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं, इन सभी जल का प्रयोग पौधे नहीं कर सकते हैं। इन जलों को हम कहते हैं क्रिस्टलीय जल। बस ये था मृदा जल के बारे में। अब थोड़ा पॉइंट आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से पौधे जल का अवशोषण करते हैं। तो पहला आप हेडिंग डालेंगे इस अध्याय का, वो है जल, गैस व पोषक पदार्थों का अवशोषण। लिखेंगे जल सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, चाहे वे पौधे हों या जंतु। फिर लिखेंगे पौधों की पादप कोशिकाओं को स्फीत दशा में बनाए रखने के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। फिर आप लिखेंगे कि पादप कोशिका के जीव द्रव्य में लगभग 90% भाग जल होता है। फिर लिखेंगे सभी स्थलीय पौधे जल का अवशोषण मृदा से करते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे मृदा जल यानी सॉइल वाटर। मृदा जल में लिखेंगे एक सामान्य प्रकार की मृदा में लगभग 25% भाग जल होता है। फिर लिखेंगे मृदा में जल का प्रमुख स्रोत वर्षा जल होता है। लिखेंगे वर्षा जल की कुछ मात्रा मृदा के ढलान के कारण बह जाती है, जिसे अपवाहित जल यानी रन अवे वाटर कहते हैं। इस प्रकार का जल पौधों के लिए अप्राप्य यानी अनअवेलेबल होता है, इसका प्रयोग पौधे नहीं कर सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे
वर्षा जल की कुछ मात्रा गुरुत्वाकर्षण के कारण भौम जल स्तर तक पहुंच जाती है। चूंकि पौधों की जड़ें भौम जल स्तर तक नहीं पहुंच पाती, अतः इस प्रकार के जल का भी प्रयोग पौधे नहीं करते। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल भौम स्तर पर पहुंचता है उस जल को गुरुत्वीय जल यानी ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। फिर आप आगे लिखेंगे, अपवाहित जल व गुरुत्वीय जल के बाद वर्षा जल की शेष बची मात्रा को उस मृदा का क्षेत्रीय जलधारिता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे कि क्षेत्रीय जलधारिता के आधार पर मृदा जल 3 प्रकार का होता है। पहला हेडिंग डालेंगे केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर। लिखेंगे कि मृदा कणों के बीच पाए जाने वाले छिद्रों, रंध्रों व नलिकाओं में पाए जाने वाले जल को केशिका जल कहते हैं। पौधे सिर्फ और सिर्फ केशिका जल का ही अवशोषण कर पाते हैं। फिर दूसरा आप हेडिंग डालेंगे आर्द्रता जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर और लिखेंगे कुछ जल वाष्प के रूप में मृदा कणों के चारों ओर पाए जाते हैं। इस प्रकार के जल को आर्द्रता जल कहते हैं और इस प्रकार का जल भी पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता, यानी आर्द्रता जल का अवशोषण पौधे नहीं करते हैं। फिर तीसरा आप हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय जल यानी क्रिस्टलिन वाटर और इसमें लिखेंगे कुछ जल मृदा में उपस्थित लवणों के साथ संलयित होते हैं। इस प्रकार के जल का भी प्रयोग पौधे नहीं करते हैं। जैसे CuSO4.5H2O, इसे हम कहेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, FeSO4.7H2O, इसे हम कहेंगे आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसे कहेंगे Na2SO4.10H2O यानी डाई सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट के रूप में जल जो पाए जाते हैं उसे हम क्रिस्टलीय जल कहते हैं। इसका प्रयोग पौधे नहीं करते हैं। बस ये हो गया कुछ सामान्य बातें मृदा जलों के बारे में। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये कि मृदा जल के प्रकार बताइए। तो मृदा जल 3 प्रकार का, केशिका जल और आर्द्रता जल और क्रिस्टलीय जल। फिर दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि पौधे किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं। तो केशिका जल का अवशोषण करते हैं। अब आता है पौधों द्वारा जल का अवशोषण। नेक्स्ट हेडिंग, पौधों द्वारा जल का अवशोषण। देखिए हमने बताया था कि पौधे कितने भागों में बांटा गया है। पौधों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से आप बताएंगे? पौधों को 5 कौन कौन से भागों में बांटा गया है बताइए। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी और आवृत बीजी। बताया है ना आपको कि पौधों को 5 भागों में बांटा गया है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। इनके मुख्य लक्षण भी बताए हैं कि क्यों इन्हें 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ऐसे पौधे जिनके पास न जड़ है, न तना है, न पत्ती है, वे शैवाल में आते हैं। ऐसे जिनके पास न जड़ है, न तना है, न पत्ती है लेकिन वैसी संरचना है, उसे हम ब्रायोफाइट में रखते हैं। टेरिडोफाइटा जिसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है लेकिन फल नहीं बनते और बीज भी नहीं बनते हैं। अनावृत बीजी जड़, तना, पत्ती पाई जाती है, इसमें बीज भी बनता है लेकिन फल का निर्माण नहीं होता। आवृत बीजी ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती भी पाई जाती है, बीज भी बनता है, फल भी बनता है, फूल भी बनता है, पुष्प भी बनता है, उसे हम आवृत बीजी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें कैसे जल का अवशोषण होता है। तो चूँकि शैवाल जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं और बहुत ही सरल प्रकार के होते हैं। इनकी समस्त कोशिकाओं द्वारा जल का अवशोषण कर लिया जाता है। इनमें किसी भी प्रकार का ऐसी संरचना नहीं पाई जाती हैं जो किसी एक कार्य के लिए स्पेसिफिक हो। यानी शैवाल की समस्त कोशिका जल का अवशोषण करती है। समस्त कोशिका जल का अवशोषण करती है, याद करिए। ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता लेकिन जड़ जैसी संरचना होती है, जड़ जैसी संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? मूलाभास। बताए हैं
फिगर बना के थोड़ा सा बताएं आपको। ऐसे होता था ना ब्रायोफाइट, इसमें उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता था और ऐसे से छोटा छोटा जड़ की तरीके निकला होता है। इसे हम कहते हैं राइजोइड्स यानी मूलाभास। मूलाभास यानी राइजोइड्स। यानी ब्रायोफाइट्स में जड़ जैसी संरचना होती है जिसे हम मूलाभास कहते हैं। मूलाभास जल का अवशोषण करता है। याद करिए, पूछा जाता है ये सब चीज़ें कि किसमें कौन सा संरचना जल का अवशोषण करता है। पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइटा में जल का अवशोषण कौन करता है। तो आप लोग याद किए हो बचपन से कि जल का अवशोषण जड़ करते हैं। तो जड़ करते हैं तो ठीक है, लेकिन जिसमें जड़ पाया जाएगा उसमें ना, अब तो आपको डिटेल पढ़ना है। ब्रायोफाइटा में तो जड़ नहीं पाया जाता। जड़ जैसी संरचना होती है जिसे हम मूलाभास कहते हैं। यानी ब्रायोफाइटा में जल का अवशोषण कौन करता है? मूलाभास यानी राइजोइड्स। टेरिडोफाइटा आवृत बीजी और अनावृत बीजी, ये सभी तीनों में जड़, तना, पत्ती पाया जाता है। इस वजह से इनमें जो जल का अवशोषण होता है वो कौन करता है? जड़ करता है। बस इतना याद करिए पहले कि पौधों को 5 भागों में बांटा गया है: शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। शैवाल में जड़ नहीं पाया जाता। इनमें जल का अवशोषण उनकी समस्त कोशिका द्वारा होता है। दूसरा ब्रायोफाइटा में भी जड़ नहीं पाया जाता, लेकिन जड़ जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम मूलाभास यानी राइजोइड्स कहते हैं। और ब्रायोफाइटा में जल का अवशोषण मूलाभास द्वारा होता है। टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, इन तीनों में जड़, तना, पत्ती पाई जाती हैं और यहाँ पर ये जड़ जल का अवशोषण का कार्य करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे पौधों द्वारा जल का अवशोषण और इसमें लिखेंगे कि शैवाल की समस्त कोशिकाओं द्वारा जल का अवशोषण होता है, कॉमा ब्रायोफाइटा में जड़ जैसी संरचना जिसे हम मूलाभास यानी राइजोइड्स कहते हैं के द्वारा जल का अवशोषण होता है। फिर आगे लिखेंगे टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी व आवृत बीजी में जल का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। अब अगर आप देखें तो जो पौधा होता है उन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा कणों के बीच इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि उनसे वे जल का अवशोषण कर सकें। थोड़ा सा आपको डिटेल जड़ के बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा कि जड़ के अग्रिम भाग पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। मान लें कि ये कोई पौधा है, ठीक है। इनकी जो जड़ें होती हैं वो इस तरह से मृदा कणों के बीच में पाई जाती हैं। इनकी जड़ों को हम रेड कलर से दिखाते हैं, पौधों की जड़ को हम रेड कलर से दिखाते हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो मृदा कणों के बीच ऐसे उपस्थित होती हैं। अब इतने भी बड़े नहीं हैं पेड़ के अकॉर्डिंग, बस आपको समझाने के लिए। मृदा कणों के बीच इनकी जड़ें उपस्थित होती हैं और इनकी जड़ों के अगर आप अग्रिम भाग को देखें, यानी एक पौधा है, एक छोटा सा पौधा मैं बनाता हूँ, उनकी ये जड़ें हैं। अगर आप इनके जड़ के अग्रिम भाग यानी आगे वाले भाग को देखेंगे तो आगे वाले भाग में ऐसे एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। एक टोपी नुमा संरचना जड़ के सबसे आगे वाले भाग पर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है। जैसे आप देखें ना, उंगली के सबसे आगे वाले भाग पर क्या पाया जाता है? नाखून। वैसे ही जड़ के आगे वाले भाग पर क्या पाया जाता है? एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम मूल गोप कहते हैं, यानी रूट कैप कहते हैं, जो जड़ के आगे वाले भाग को बचाता है, सुरक्षित रखता है। अभी आगे हम इसके बारे में बताएंगे। अगर आप देखें तो जड़ के पास क्या पाया जाता है? छोटे छोटे बाल जैसी संरचना पाई जाती हैं। जड़ों पर छोटे छोटे बाल जैसी संरचना पाई जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स यानी मूल रोम। याद करिए, रूट हेयर्स। जड़ के अग्रिम भागों पर बहुत सारे मूल रोम यानी रूट हेयर्स पाए जाते हैं। वास्तविकता तो यही है कि यही मूल रोम जो होते हैं वे जल का अवशोषण करते हैं। चूँकि मूल रोम जड़ पर पाए जाते हैं इसलिए सीधे तौर पर कहा जाता है कि जल का अवशोषण जड़ करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जल का अवशोषण जड़ पर पाए जाने वाले जो मूल रोम होते हैं यानी रूट हेयर्स होते हैं उनके द्वारा होता है, ठीक। क्या कहेंगे कि जल का अवशोषण जड़ के द्वारा होता है। लेकिन अब क्या कहेंगे कि जल का अवशोषण जड़ पर उपस्थित
मूल रोम यानी रूट हेयर्स द्वारा होता है। ठीक, बस इतना याद करिए। इतना आपने लिख लिया कि पौधों द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है। अब आगे थोड़ा सा और लिखेंगे कि पौधों की जड़ें मृदा कणों के बीच उपस्थित होती हैं। जड़ों पर मूल रोम यानी रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो जल का अवशोषण करते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि जड़ के अग्रिम भाग पर 4 मुख्य प्रदेश पाए जाते हैं। अब ये 4 मुख्य प्रदेश कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पौधे की जड़ों में 4 ऐसे लिखेंगे, पौधों के जड़ों के अग्रिम भाग, अग्रिम मतलब आगे, अग्रिम भाग पर 4 प्रमुख प्रदेश यानी जोन पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला मूल गोप, जिसे हम रूट कैप कहते हैं, सबसे आगे जड़ के यही पाया जाता है। इसके पीछे पाया जाता है कोशिका निर्माण प्रदेश, यानी जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। तीसरा होता है कोशिका विवर्धन प्रदेश, यानी जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। और चौथा कोशिका विभेदन प्रदेश, या इससे हम कोशिका परिपक्वन प्रदेश कहते हैं। जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन और जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। पहले आप इतना याद करें, क्योंकि अब इसमें फिगर बनाना होगा, तो आप इतना याद करें कि पौधों की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, एक ये पौधा है और इसकी जो जड़ें हैं उनके अग्रिम भाग पर, अग्रिम भाग यानी यहाँ तक के भाग पर, यही इसका अग्रिम भाग है, अग्रिम भाग पर 4 प्रदेश पाए जाते हैं। मूल गोप, कोशिका निर्माण प्रदेश, कोशिका विवर्धन प्रदेश, कोशिका विभेदन प्रदेश या कोशिका परिपक्वन प्रदेश। इतना याद करिए। अब हम फिगर बना के इसको समझाते हैं। आइए देखते हैं जड़ के अग्रिम भाग के बारे में। मैंने आपको बताया कि पौधे की जो जड़ होती है उनके अग्रिम भाग पर 4 प्रमुख प्रदेश पाए जाते हैं। 4 प्रमुख प्रदेश यानी 4 जोन। अगर हम बात करें एक प्याज के पौधे का, तो आपने हरा प्याज देखा होगा, उसमें हरी पत्तियां निकली होती है, नीचे जड़ निकला होता दिखाई देता है। उसी जड़ के हम अग्रिम भाग यानी सबसे आगे के भाग को जूम करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे, तो हमें कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, इन जगहों पर बहुत कोमल बाल जैसी संरचना दिखाई देगी, जिसे हम रूट हेयर्स कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। सबसे पहले हम इन सभी के बारे में छोड़कर हमें 4 प्रदेशों के बारे में पढ़ना है। पौधों की जड़ों के अग्रिम भाग पर 4 प्रदेश होते हैं। मूल गोप यानी रूट कैप, मूल गोप। हर जड़ के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना होती है, यहाँ पर रेड कलर से दिखाया गया, टोपी नुमा संरचना होती है जिसे हम मूल गोप यानी रूट कैप कहते हैं। यह जड़ के अग्रिम भाग पर स्थित कोमल कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। मूल गोप का कार्य अगर आपसे पूछा, किसी ने आपसे अगर पूछा कि जड़ों पर उपस्थित मूल गोप का कार्य क्या है, रूट कैप का कार्य,
तो रूट कैप यानी मूल गोप का कार्य है कि जड़ों के अग्रिम भाग पर उपस्थित कोमल कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना, यानी इन्हें नष्ट होने से बचाने का कार्य होता है। मूल गोप के ठीक पीछे जो जोन आता है वह है कोशिका निर्माण प्रदेश, यानी जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, कोशिका निर्माण प्रदेश। अब इस जगह की जो कोशिकाएं हैं, जड़ के इस जगह की जो कोशिकाएं हैं, इसका नाम क्यों पड़ा कोशिका निर्माण प्रदेश? क्योंकि यहीं की जो कोशिकाएं हैं वही विभाजन करके नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यहाँ पर जो कोशिका पाई जाती है उसे हम कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टम। और विभज्योतक है तो विभाजन करेगा ही, क्योंकि विभज्योति की कोशिकाएं ही विभाजन करती हैं। एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम। तो मूल गोप के ठीक पीछे का जो क्षेत्र होता है वो कोशिका निर्माण प्रदेश यानी जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन कहलाता है। यहाँ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो शीर्षस्थ विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं, जो लगातार विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक, ये हो गया। कोशिका निर्माण प्रदेश के ठीक पीछे का जो क्षेत्र है वो जोन ऑफ इलांगेशन यानी कोशिका विवर्धन प्रदेश कहलाता है। यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी होती हैं, लंबाई में वृद्धि करती हैं। लंबाई में वृद्धि करती हैं इसीलिए जड़ का जो लंबाई है वो बढ़ता है, यानी जोन ऑफ इलांगेशन की जो कोशिकाएं हैं वो लंबाई में वृद्धि करती हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी कोशिका का क्या कार्य है, इससे जड़ की वृद्धि होती है। अब जोन ऑफ इलांगेशन के ठीक पीछे का जो क्षेत्र है वो है जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन या सेल डिफरेंशिएशन। इसके दो नाम हैं, कोशिका विभेदन प्रदेश कहिए या कोशिका परिपक्वन प्रदेश कहिए, यानी जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन कहिए या सेल मैच्योरेशन कहिए। यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो परिपक्व होती हैं, यानी सेल साइकिल होता है ना, तो सेल साइकिल में ये अपने परिपक्व अवस्था में आती हैं और परिपक्व अवस्था होकर अपना जो कार्य है उस कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। समझ में आया? जैसे जो नई कोशिकाएं हैं, देखिए यहाँ पर नई कोशिकाएं बन रही हैं, वे नई कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं, लंबाई में बढ़ती हैं, इसे हम जोन ऑफ इलांगेशन कहते हैं। फिर यही कोशिकाएं पीछे छूटती जाती हैं और पीछे क्या कहलाती हैं? कोशिका विवर्धन प्रदेश, विभेदन प्रदेश। यानी यहाँ की जो कोशिकाएं हैं अब पूरी परिपक्व हो गई, परिपक्व होकर अपना जो कार्य करना है उस कार्य करने वाली कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि उसे जाइलम बनना है, फ्लोएम बनना है, कॉर्टेक्स बनना है, इन सभी की कोशिकाओं में वे रूपांतरित हो जाती हैं। यानी अंतिम जो रूप होता है वो जोन ऑफ मैच्योरेशन में आता है। कंप्लीट समझ में आया? फिर से एक बार बताते हैं कि जड़ों के अग्रिम भाग पर 4 प्रदेश होते हैं। इसमें सबसे अग्रिम भाग पर होता है रूट कैप यानी मूल गोप, जो कि जड़ के अग्रिम भाग पर उपस्थित कोमल कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। मूल गोप के ठीक पीछे का प्रदेश कोशिका निर्माण प्रदेश कहलाता है, जिसमें शीर्षस्थ विभज्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो लगातार विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कोशिका निर्माण के ठीक पीछे कोशिका जोन ऑफ इलांगेशन यानी कोशिका विवर्धन प्रदेश पाया जाता है। यहाँ पर कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती हैं, जिससे जड़ का लंबाई में वृद्धि होता है। इसके ठीक पीछे जोन ऑफ मैच्योरेशन पाया जाता है, यानी कोशिका विभेदन प्रदेश या परिपक्वन प्रदेश। यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, नई बनी जो कोशिकाएं यहाँ पर थी ना, वो जब पीछे पहुँचती हैं तो वो परिपक्व होकर अपना अंतिम रूप लेती हैं, यानी जिस कोशिका में उन्हें रूपांतरित होना है उन कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई कोशिका है, उस कोशिका को बनना है कॉर्टेक्स की कोशिका या जाइलम या फ्लोएम की कोशिका, तो वो जब पीछे पहुँचेंगी तो अंतिम रूप अपना ग्रहण कर लेंगी। यानी यही जो कोशिका हैं अभी ये जाइलम का कार्य नहीं कर रही हैं, लेकिन ये जब पीछे पहुंचती हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन में तो वो रूपांतरित होकर जाइलम, फ्लोएम या कॉर्टेक्स, पेरिबलम किसी में भी वे रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक, बस ये था आपका जड़ के अग्रिम भागों पर 4 प्रदेशों के बारे में। अब जो जोन ऑफ मैच्योरेशन है यानी कोशिका विभेदन प्रदेश, वहाँ के जो बाह्य स्तर होती हैं, बाह्य स्तर मतलब ये वाली जो कोशिकाएं देख रहे हैं ना, ये जो पूरा बाहर की कोशिका है इसे हम कहते हैं बाह्य स्तर यानी एपिडर्मिस की कोशिका, एपिडर्मिस की कोशिका। तो जो जोन ऑफ मैच्योरेशन यानी कोशिका विभेदन प्रदेश है, उनकी जो बाह्य स्तर की कोशिकाएं यानी एपिडर्मिस सेल है, वे आकार में बढ़कर एक संरचना बनाती हैं जिसे मूल रोम यानी रूट हेयर्स कहते हैं।
और यही मूल रोम जल का अवशोषण करती हैं। बस, क्योंकि आपको पढ़ना है जल का अवशोषण, तो जल का अवशोषण कैसे पढ़ेंगे? जब उसकी संरचना पढ़ेंगे जड़ की कि जड़ का कौन सा भाग जल का अवशोषण करता है, तभी तो ना समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक जड़ के अग्रिम भाग पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मूल रोम का निर्माण कौन करता है, तो मूल रोम का निर्माण जोन ऑफ मैचुरेशन यानी कोशिका विभेदन या कोशिका परिपक्वन प्रदेश की बाह्य स्तर की कोशिकाएं करती हैं। बस, ये हो गया आपका पौधों की जड़ों के अग्रिम भाग पर 4 प्रमुख जोन प्रदेश। अब इसके बारे में हेडिंग डाल के लिखेंगे। आपने इतना तो लिख लिया होगा कि पौधों की जड़ों के अग्रिम भाग पर 4 प्रमुख प्रदेश पाए जाते हैं: मूल गोप, कोशिका निर्माण प्रदेश, कोशिका विवर्धन प्रदेश और कोशिका विभेदन प्रदेश या कोशिका परिपक्वन प्रदेश। पहला हेडिंग डालेंगे मूल गोप यानी रूट कैप। लिखेंगे सभी जड़ों के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसे हम मूल गोप यानी रूट कैप कहते हैं। यह जड़ के अग्रिम भाग पर उपस्थित कोमल कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे कोशिका निर्माण प्रदेश यानी जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। लिखेंगे कोशिका निर्माण प्रदेश में शीर्षस्थ विभज्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो लगातार विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। फिर तीसरा हेडिंग डालेंगे कोशिका विवर्धन प्रदेश यानी जोन ऑफ इलोंगेशन। लिखेंगे इस प्रदेश की सभी कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती हैं जिससे जड़ की भी वृद्धि होती है। फिर आप चौथा हेडिंग डालेंगे कोशिका विभेदन प्रदेश या कोशिका परिपक्वन प्रदेश यानी जोन ऑफ मैचुरेशन। लिखेंगे इस प्रदेश में पाई जाने वाली कोशिकाएं रूपांतरण द्वारा या परिपक्वन द्वारा अपने अंतिम रूप को प्राप्त करती हैं। और लिखेंगे कि इस प्रदेश की बाह्य स्तर यानी एपिडर्मिस की कोशिकाएं रूपांतरित होकर मूल रोम यानी रूट हेयर्स का निर्माण करती हैं और मूल रोम ही पौधों में जल अवशोषण का कार्य करता है। बस, आज का टॉपिक बस इतना ही। जड़ के बारे में आपने पढ़ा। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जो जल के अवशोषण में सहायता करती हैं। फिर आप पढ़ेंगे कि पौधे में वास्तविक रूप से किस प्रकार से जल का अवशोषण होता है। बस, तो आज का भाग 1 अध्याय 11 का इतना ही। आपने इस भाग में बहुत सारी चीज़ें जाना। आपने जो भी चीज़ें इस भाग में पढ़ा है उसको ज़रूर याद कर लें, रट डालें, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं समझेंगे आगे की प्रोसेस नहीं समझ में आएगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा चीज़ें समझ में आया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पहला क्वेश्चन कि पौधों की कोशिकाओं के लिए जल का आवश्यकता क्या है। दूसरा, पादप कोशिका के जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा जल का प्रमुख स्रोत क्या है। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल ढलान के कारण बह जाता है, वह जल क्या कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, वर्षा जल की कुछ मात्रा गुरुत्वाकर्षण के कारण भौम जल स्तर में पहुंच जाती है, इस जल को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी मृदा की क्षेत्रीय जलधारिता किसे कहते हैं। अगर इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ना लिख पाएँ तो अपनी कॉपी में जरूर लिखा करें, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बार बार कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे किस जल का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट, मृदा कणों के चारों ओर वाष्प के रूप में पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं। नेक्स्ट, मृदा कणों में उपस्थित लवण के साथ संलयित होने वाले जल को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में जल का अवशोषण उनकी कौन सी संरचना करती है। नेक्स्ट, जड़ का कौन सा भाग जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों के अग्रिम भाग पर पाए जाने वाले 4 प्रदेशों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल गोप यानी रूट कैप का कार्य क्या होता है। आखिरी क्वेश्चन, कोशिका निर्माण प्रदेश यानी सेल मैचुरेशन जोन में कौन सी कोशिका पाई जाती है जो लगातार विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। बस इतने क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आगे जो भी टॉपिक है उसके लिए आप जुड़े रहे बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।